हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल ई आई क्यू। और यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोग का एसी सीरीज सर्किट चल रहा था और क्वेश्चन नंबर 88 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। अभी फ़िलहाल मैं विलेज में आया हुआ हूँ तो थोड़ा सा आपको भाई बैकग्राउंड नॉइज़ देखने को मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो नाइट टाइम में मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा, तो नाइट टाइम में आपका वैसा कोई नॉइज़ का इशू आएगा नहीं भाई। ओके, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 से लेकर के 140 तक कवर करेंगे और इनके बीच में 2 से 3 क्वेश्चन जो है भाई आपका कॉन्सेप्चुअल है। ओके, रेजोनेंस का ही वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो रेजोनेंस को हम लोग को और भी डिटेल में पढ़ना होगा। तो ये जो 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा ना, इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। अभी हम लोग फिलहाल क्वेश्चन नंबर 89 से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या बोल रहा है। आपके पास एक कॉइल है और इस कॉइल को हम लोगों ने 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ रखा है, और जब हम लोग इसको इस सप्लाई से जोड़ रहे हैं तो आपका जो सर्किट करंट है ये 2 एम्पियर है। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कॉइल को अगर रिप्रेजेंट करें सर्किट के रूप में तो इसमें आपका एक एल होगा और एक आपका आर होगा सीरीज में। ठीक है, एल हो गया, आर हो गया। और यहाँ पे हम लोग का सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। सही बात है। अब बोलता है पावर कंज्यूम्ड इज 200 वॉट। सीधी सी बात है, पावर आपका हमेशा रेजिस्टेंस के क्रॉस कंज्यूम होता है, यानी पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, यानी ये आपका 200 वॉट दिया हुआ है भाई। तो आगे बोलता है द सर्किट पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आपको बताना भाई। ओके, तो पावर फैक्टर का ऑलरेडी हम लोग को पता है, बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन आपको यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से लगाना है। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ आर बाई जेड, क्योंकि हम लोग यहाँ से आर निकाल सकते हैं ना। जैसे पावर लॉस दिया हुआ है आई स्क्वायर आर इक्वल टू 200 वॉट, और सर्किट में जो करंट है आपका 2 एम्पियर ऑलरेडी दिया हुआ है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, आप बुक खरीद लीजिए। ठीक है, आपको पीडीएफ ये सबसे काम नहीं चलेगा, हार्ड बुक लीजिए। और पीडीएफ ये सबसे फालतू का आपका आँख खराब हो जाएगा, आँख पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। ओके, और कुछ भी अगर लिखना है, इस तरीके का सॉल्यूशन लिखना है, तो अपने बुक में ही छोटा छोटा साइड में करके अपने लिखते चले जाइए, तो रिवीजन के लिए बेटर होगा जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो अभी देखिए यहाँ से हम लोग आर की अगर बात करते हैं, आर क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर। आई जहाँ पे 2 एम्पियर ले रहा है ना, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आर का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे इम्पिडेंस भी चाहिए, तो जेड की अगर बात करें, जेड इक्वल टू क्या होता है बताइए, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट। वोल्टेज दिया हुआ है, करंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 200 डिवाइडेड बाई 2 यानी 100 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट करते हैं। रेजिस्टेंस मेरा 50 ओम है, इम्पिडेंस मेरा यहाँ पे 100 ओम है, तो कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। 1/2 कहना मतलब 0.5। ठीक है, तो 0.5 आपका क्या है, पावर फैक्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। एक आर एल सी सीरीज सर्किट है, आर एल और सी का वैल्यू, सॉरी आर, उसके बाद एक्सएल एक्सी का वैल्यू दिया हुआ है, अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है, अब आपसे इम्पिडेंस पूछा गया भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग करते हैं 90 को। हम लोग का आर का वैल्यू दिया हुआ है √3 ओम, एक्सएल का वैल्यू दिया हुआ है आपका 10 ओम, एक्सी का वैल्यू दिया हुआ है 11 ओम, और यहाँ पे आपसे पूछा है इम्पिडेंस। और अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में देखिए सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, एंगल नहीं है यहाँ पे इम्पिडेंस का, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी पता है हम लोग को, √r का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, है ना। तो अगर आप देखें, हमेशा मैंने आपको बताया भाई, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्किट बनाऊँ, एक आर है, एक एल है और एक सी है ना, इस तरीके का आपका सर्किट है। तो यहाँ पे देखिए आर कांस्टेंट है, इम्पिडेंस में देखिए एक्सएल माइनस एक्सी है ना, यानी ये सर्किट या तो आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आरसी सर्किट की तरह कब बिहेव करेगा, जब मेरा एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, या फिर कहिए आरएल सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आरएल सर्किट की तरह कब बिहेव करेगा, जब मेरा एक्सएल बड़ा हो जाएगा एक्सी से, है ना। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू देखिए, एक्सी मेरा बड़ा, एक्सी 11 ओम है और एक्सएल मेरा एक तरीके से 10 ओम है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको एक्सी का वैल्यू मतलब डोमिनेट कर जाएगा भाई। ठीक है, यानी आर सी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इम्पिडेंस अगर देखें तो आर का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 ही मिलेगा, है ना, प्लस एक्सी में से बड़ा में से छोटे को घटाते हैं, यानी 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही हो जाए, यानी क्या हो जाएगा √4 का नया मतलब 2। ठीक है, इम्पिडेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा 2। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या बोल रहा है भाई। आपका एक बल्ब दिया हुआ है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल में ऑलरेडी मैंने आपको बल्ब के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन करवाया था, कब फ्यूज़ होगा, कब ब्राइटनेस बढ़ेगा, कब ब्राइटनेस कम होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बल्ब दिया हुआ है, और हमेशा मैंने आपको बताया है बल्ब को हम लोग एक सिंपल
रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी बल्ब का अगर हम लोग सर्किट डायग्राम दिखाएं तो एक बल्ब को आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। इसका देखिए वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है 10 वोल्ट, यानी अगर आप 50 वोल्ट पे चलाएंगे तो ये पावर कितना कंज्यूम करेगा 10 वोल्ट। और रेटिंग क्यों जरूरी होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप कुछ भी बना रहे हैं अपने घर में, ठीक है भाई, मान लेते हैं ये बल्ब आपने खुद अपने घर में बनाया हुआ, तो जो भी आप कस्टमर को सेल करेंगे, जो भी आपसे ख़रीदने आएगा वो बल्ब, तो आप उसको बताएंगे ना कि ये कितने वोल्ट पे चलाना है उसको। जैसे डॉक्टर अगर आपको मेडिसिन दे रहा है तो बताता है ना, सुबह लेना है 1 टैबलेट या फिर 2 टैबलेट, कैसे खाना है वो सब बताता है आपको, है ना। तो उसी तरीके से आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो अपने कस्टमर को बताना पड़ेगा कि इसको इतने वोल्ट पे चलाना है, और इतने वोल्ट पे चलाएंगे तो इतना वोल्ट जो है ये कंज्यूम करेगा, ठीक है, तभी तो एनर्जी कैलकुलेट कर पाएगा, है ना। जैसे हम लोग एलईडी बल्ब क्यों यूज़ करते हैं, कि एलईडी बल्ब का जो वोल्टेज होता है कम होता है, 9 वाट का हो गया, है ना, 12 वाट का हो गया, तो वोल्टेज कम है, तो सीधी सी बात अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो अगर आप 1 घंटे के लिए चला रहे थे, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे बात को। तो वॉटेज से हम लोग को आइडिया लग जाता है भाई कि अगर 10 घंटा चलाएंगे तो मेरा एनर्जी कितना एक तरीके से कंज्यूम होगा। जितना ज़्यादा वॉटेज का आप लोड चलाएंगे, जैसे आप अगर गीज़र चला रहे तो गीज़र अगर आपका 2000 वॉट का है तो सीधी सी बात है 2000 वॉट का मतलब 2 किलो वॉट, है ना। और इसको अगर आप 2 घंटा भी चला रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 यानी 4, और यूनिट देख ले किलोवाट है, किलोवाट रहेगा इंटू आवर इसमें आ जाए, यानी 4 किलोवाट एक तरीके से आपका बिजली उठेगा। 4 किलोवाट को क्या कहेंगे, क्योंकि 1 किलोवाट क्या होता है एक तरीके से 1 यूनिट के बराबर होता है, यानी कहने का मतलब आपका ये 4 यूनिट उठा लेगा। और 1 यूनिट का अगर आपका 7 रुपये दाम है, आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, तो कितना हो जाए 7 4 28, यानी 28 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है। तो वही है कि 50 वोल्ट पे आप जब चलाएंगे तो ये एक तरीके से 10 वॉट एक तरीके से पावर कंज्यूम करेगा। ओके, अब आगे बोल रहा है ये बल्ब दिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे भाई आर भी निकाल सकता है ना। आर की अगर बात करें तो हम लोग पता है पावर इक्वल टू होता है V² डिवाइडेड बाय आर। अब बोलिए I² R भी होता है, तो हम लोग को सिचुएशन के हिसाब से लगाना पड़ता है भाई, ठीक है। पावर दिया हुआ है, वोल्टेज रेटिंग दिया होता है, रेजिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा। वही अगर आप पावर इक्वल टू I² R लगाते तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पावर रेटिंग तो दिया, करंट भी नहीं पता है और आर भी नहीं पता, तो 2 वेरिएबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ ये फार्मूला यूजलेस हो जाएगा। तो यहाँ से आप आर भी निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर इक्वल टू हो जाएगा V² डिवाइडेड बाई पी, है ना। वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दिया, तो आर भी निकाल सकते हैं आप। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है ये जो आपका लैम्प है इसके सीरीज में, ठीक है, इसके सीरीज में हम लोग एक कैपेसिटर जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सर्किट बना लेते हैं। ये हो गया आपका कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे हम लोगों ने जो सप्लाई दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा मैं बुक का सहारा लेता हूँ भाई, क्योंकि ये बुक काफ़ी मोटा है। ओके, और इसका जब आप जेरोक्स करवाइएगा ना तो जो अंदर में जो लाइन घुसा हुआ है ना वो जेरोक्स हो नहीं पाता है। जिनके पास हार्ड बुक है वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो अभी देखिए क्या बोलता है, ये जो है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जोड़ रखा है आपने, ठीक है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ये आपका एक तरीके से सप्लाई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कैपेसिटेंस बताना पड़ता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, यानी यहाँ पे आपको सी का वैल्यू बताना है। तो हमेशा मैंने आपको बताया कि जो भी पूछेगा उसका फॉर्मूला डाल लीजिए पहले। तो हम लोग को पता है एक्स इक्वल टू होता है 1/2π/fc। तो यहाँ से अगर हम लोग सी की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/2π इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। समझ रहे बात को। और यहाँ पे एफ भी रहेगा भाई, ठीक है। तो 2π कांस्टेंट वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी आपका दिया ऑलरेडी 50 हर्ट्ज, तो मेरे को यहाँ पे एक्सी निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक्सी के लिए सबसे पहले देखिए हम लोग का ये जो बल्ब है इसका वोल्टेज रेटिंग दिया हो, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो वोल्टेज डिवाइड होता है ना। तो यहाँ पे देखिए आप इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा ये तो हमेशा 50 वोल्ट ही होगा, कोई दिक्कत। इसके क्रॉस यानी जो मेरा VR है ये 50 वोल्ट होगा। और हम लोग को ऑलरेडी पता है जो सप्लाई वोल्टेज होता है, यानी टोटल वोल्टेज अगर निकाले तो क्या होता है VR और VC के क्रॉस जो वोल्टेज मतलब डिवाइड हो रहा है उनका फेजर सम। यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सप्लाई वोल्टेज क्या होगा, रूट ओवर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का अक्रॉस प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो अभी देखिए मेरा सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस के क्रॉस ऑलरेडी वोल्टेज हम लोग को पता है, तो हम लोग यहाँ से VC निकाल सकते हैं। और VC अगर आपने निकाल लिया, देखिए पहले VC पहले निकालते हैं। VC अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा VS² माइनस VR² रूट ओवर, है ना। या फिर कहीं VR में से तो बड़े में से छोटे को हटाते हैं, इसलिए मैंने VS को पहले लिखा है, ठीक है। तो 220 का स्क्वायर माइनस
वी आर यानी 50 है तो 50 का स्क्वायर कर देंगे यानी रूट। इसका थोड़ा सा कैल्सी में वैल्यू डाल के देखता हूँ कितना आता है। देखिए रूट ओवर कैल्सी भी कर ही लेते हैं भाई कैमरे के सामने। 220 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 214.24। ठीक है, ये आ गया भाई 214.24 वोल्ट। ठीक है, यानी यहाँ का मेरे को एक तरीके से वोल्टेज पता चल गया। अब वोल्टेज पता चल गया, अब देखिए एक चीज़ और समझिए, इसके क्रॉस अगर मेरे को वोल्टेज पता चल गया और देखिए पावर रेटिंग दिया हुआ ना इसका बल्ब का, तो यहाँ से हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं भाई। करंट कैसे निकलेगा समझिए, सबसे पहले आर निकाल लीजिए आप। बल्ब का हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। तो हम लोग का यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है भाई, इसकी क्रॉस रेटिंग देखें ना कितना है 50 इंटू 50, पावर है मेरा 10 वोल्ट। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 250 ओम। ओके 250 ओम आ गया। और इसके क्रॉस वोल्टेज आपको पता था ऑलरेडी, तो करंट हम लोग निकाल सकते हैं सिस्टम में, है ना भाई। सीरीज सर्किट, सीधी सी बात है, जो करंट रेजिस्टेंस से जाएगा वही करंट आपका कैपेसिटेंस से भी जाएगा। यानी आई इक्वल टू अगर देखें तो क्या होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी बल्ब का निकाल रहा है भाई। और जो बल्ब करंट खींचेगा वही, और यहाँ पे हमेशा 50 वोल्ट ही एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर इससे ज़्यादा लेगा ना तो ऑटोमेटिक फ्यूज़ हो जाएगा बल्ब। ठीक है, यहाँ पे देखिए वोल्टेज है मेरा यहाँ पे 50, रेजिस्टेंस आ गया मेरा 250। तो 10 से 10 यानी 5/25, 5/25 कहने मतलब कितना हो जाएगा 1/5, और 1/5 कहने मतलब 0.2 एम्पियर, है ना। तो देखिए यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा इसका वैल्यू हम लोग को पता चल गया 0.2 एम्पियर, और यही करंट क्या होगा इस पूरे सर्किट का होगा क्योंकि सीरीज सर्किट है। तो अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आते हैं, थोड़ा सा हम लोग फ्रेश तरीके से बना लेते हैं भाई। यहाँ पे मेरा सी था, यहाँ पे मेरा आर था, कहीं पे भी जोड़ लिया आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं हो रहा, सीरीज सर्किट है। आर का वैल्यू आया था मेरा 250 ओम। यहाँ पे जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था फिर डिवाइड हो रहा था मेरा 50 वोल्ट। करंट जो था मेरा सर्किट का एक तरीके से 2.2 एम्पियर था। यहाँ पे जो वोल्टेज डिवाइड हो रहा था ये था आपका 214.24 वोल्ट, है ना। तो हम लोग यहाँ से एक्सी निकाल सकते हैं भाई। एक्सी की अगर बात करें, एक्सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी अपने आप में रेजिस्टेंस ही होता है ना। एक्सी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आई। वोल्टेज यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पता है 214.24। करंट की अगर बात है तो जो करंट रेजिस्टेंस से जाएगा वही एक्सी से भी जाएगा, यानी 2.2 कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्सी की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 1071 ओम। ठीक है, एक्सी आ गया हम लोग का, तो यहाँ से हम लोग सी निकाल सकते हैं। सी का ऑलरेडी बताया था क्या था 1/2 एफ इंटू यहाँ पे था एक्सी, तो वैल्यू डाल लीजिएगा 1/2। फ्रिक्वेंसी मेरा दिया होता है 50, एक्सी का वैल्यू जस्ट कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है 1071, इसको जो आप कैल्शियम में डालिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए इसको डालते हैं 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 1071, ये देखिए कितना आता है 2.9। यानी 2.9 को हम लोग सीधे सीधे क्या कह सकते हैं 3 कह सकते हैं, और 10 का पावर -6, तो -6 के लिए क्या कर सकते हैं माइक्रो लिख सकते हैं, और कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है फराड में, तो एफ लगा दिया मैंने। तो इस तरीके से भाई आपको सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है एक प्योर इंडक्टर है, ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई। प्योर इंडक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई भी रेजिस्टिव पार्ट नहीं देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, और प्योर इंडक्टर तो पावर भी कंज्यूम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको पहले ही 2-3 क्वेश्चन का सवाल जो है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर पावर कंज्यूम हो तो 0 हो जाता है ऐसे, है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया है, एक एसी सोर्स से जोड़ रखा है, लेकिन इस एसी सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है क्या है वेरिएबल है, यानी फ्रीक्वेंसी को घटा बढ़ा सकता है। तो बोलते हैं द ग्राफ बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों ने ऑलरेडी रेजोनेंस पढ़ा हुआ है भाई। तो रेजोनेंस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एक्सएल इक्वल टू क्या होता है 2πfl, है ना। यानी आप देख रहे हैं एक्सएल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी पे है, और रेजोनेंस में मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था। एक्स एक्सिस को हम लोग फ्रीक्वेंसी माना था, और एक्सेल आप डायरेक्टली एफ पे देख रहे हैं, तो अगर आप एफ को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक एक्सेल बढ़ेगा, है ना। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी लीनियर ग्राफ बनेगा ओरिजिन से क्रॉस होते हुए, इस तरीके से। क्लियर हुआ? यानी जब फ्रीक्वेंसी मेरा 0 है तो एक्सेल भी 0 होगा, इसलिए मैंने इसको ओरिजिन से दिखाया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सेल का भी वैल्यू 0 होगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा एक्सेल बढ़ते चला है। ये जो वाई एक्सिस इस पर मैंने एक्सेल को दिखाया एक तरीके से। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखिए अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही बोलता है एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है भाई, द ग्राफ बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था
एक्सी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यानी जब मेरा फ्रीक्वेंसी एक तरीके से जीरो है, ठीक है, एफ इक्वल टू जीरो, तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। यानी इसी पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, और एक्सी को हम लोगों ने जे ओमेगा से भी दिखाया, इसलिए मैंने इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में डाला था। ओके, तो देखिए जब मेरा फ्रीक्वेंसी जीरो है यानी बहुत कम है, तो ये इन्फिनाइट होगा, यानी ऐसे हो जाएगा। और जब मेरा फ्रीक्वेंसी बहुत लार्ज है तो ये वाला वैल्यू एकदम जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से आपका जाएगा कर्व। ओके, यानी क्या है, हाइपरबोला एक तरीके से, ठीक है भाई। तो अब देखिए इसमें हो जाएगा फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इन एन एसी सीरीज सर्किट, ठीक है, एसी सीरीज सर्किट है। थोड़ा सा बुक का सहारा लेते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 है ना। देखिए क्या बोलता है, एक एसी सीरीज सर्किट है भाई, इसमें आपका एक्सेल का वैल्यू दिया हुआ है, लिखते चले जाते हैं। एक्सेल का वैल्यू दिया हुआ है 20 ओम, ठीक है। आगे बोलता है द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी का वैल्यू दिया है यहाँ पे 60 ओम। आगे बोलता है रेजिस्टेंस 30 ओम, आर का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 30 ओम। यहाँ पे क्वेश्चन भी लगा देते हैं, आप देख पा रहे होंगे। बोलता है आगे एंड द करंट 2 एम्पियर, यानी सर्किट करंट भी दिया हुआ है, इम्पिडेंस आपको बताना है यहाँ पे, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। तो भाई करंट से कोई मतलब नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। सर्किट आप देखिए कुछ इस तरीके का है, आर एल सी सबका वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको इम्पिडेंस बता देना है। यहाँ पे करंट जो ले रहा है ये 2 एम्पियर है, तो इम्पिडेंस ऑलरेडी पता है। ऑप्शन देखिए अगेन, इसमें मैग्नीट्यूड पूछा होता है। इम्पिडेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, रूट ओवर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, है ना। तो जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे। देखिए आपका एक्सी बड़ा यानी ओवरऑल आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा ये, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको आप घटा लीजिए, 40 बचेगा, है ना। यानी आर का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, उसका रूट ले लेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा। भाई मैंने कुछ नहीं किया, 40 कहाँ से है, एक्सएल माइनस एक्सी होता है, तो बड़े में से छोटा को घटाना है। तो ओवरऑल जैसे अभी देखिए मैंने लिखा ना जो फॉर्मूला एक्सएल माइनस एक्सी, तो ऐसे ही कर लेते हैं। 20 माइनस और माइनस 60 है, सॉरी माइनस 60 है ना, तो ओवरऑल क्या होगा, माइनस में ही आएगा भाई, क्योंकि इसमें से इसको घटाइए तो ओवरऑल क्या होगा, माइनस में वैल्यू आएगा, और माइनस का स्क्वायर लेंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी देखें, रूट 30 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई 50। ओके, 50 ओम जो होगा आपका इम्पिडेंस हो जाएगा, ठीक है। 94 तक हो गया आपका। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 बोलता है इन द एबव प्रॉब्लम द पावर फैक्टर पूछा भाई, इसी सर्किट का पावर फैक्टर बताना है। तो पावर फैक्टर यानी कॉस फाई इक्वल टू होता है आर बाय जेड। तो आर का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 30 ओम, ठीक है। और जेड हो जाएगा, इम्पिडेंस अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था 50, तो ये हो जाएगा 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3/5 कहने का मतलब, देखिए इसका वैल्यू देख लेते हैं, 3/5 यह आ जाएगा 0.6। अब 0.6 जो है ये लीडिंग होगा या लैगिंग होगा, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ये लीडिंग होगा भाई। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस मेरा ज़्यादा है, रिएक्टेंस ज़्यादा तो सीधी सी बात है एक्सी की तरह बिहेव करेगा ये, मतलब आरसी की तरह बिहेव करेगा ये। ओके, एक बार आंसर देख लेते हैं इसका 95 का, सही है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है भाई, क्वेश्चन अटैच कर देता हूँ मैं, देखिए क्या बोल रहा है, और रजिस्टर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब सीधी सी बात है कॉइल है हम लोग का, ठीक है। आर और एल 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है। अब बोलता है व्हेन मेजर्ड विथ एसी वोल्ट मीटर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस 130 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर इज, तो सीधी सी बात है हम लोग यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे। देखिए थोड़ा सा पेन कलर चेंज करता हूँ, आर है एल, ठीक है, ये आपका यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पे जो होगा ये वी आर हो जाएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा ये वी एल हो जाएगा। हम लोग को ऑलरेडी पता है भाई, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा करके रजिस्टर के क्रॉस का वैल्यू दिया हुआ है, यानी वी आर जो है मेरा 130 वोल्ट, सॉरी 132 वोल्ट दिया हुआ है। तो हम लोग से पूछा है वी एल का वैल्यू, तो हम लोग को पता है ये जो सप्लाई वोल्टेज होता है ये क्या होता है, फेजर सम होता है किसका, वी आर का और वी एल का, है ना। ये सब फेजर अलजेब्रा में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा भाई, ठीक है। ऐसे पहले वाले लेक्चर में भी डिजिटल बोर्ड पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, कॉपी पेन में थोड़ा सा स्पेस का इश्यू हो जाता है, तो मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा भाई। ओके, तो अभी देखिए हम लोग को पता है जो सप्लाई वोल्टेज होता है क्या होता है, फेजर सम होता है किसका, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, है ना। तो और रूट को उधर डालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ से वी एल का वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ठीक है।
वी सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, देखिए 220 वोल्ट, और वी आर दिया हुआ 132 वोल्ट, है ना। क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे किया हुआ है मार्क। तो हम लोग वैल्यू डालते हैं क्वेश्चन में। देखिए रूट ओवर 220 का स्क्वायर माइनस 132 का स्क्वायर, तो आप करिएगा तो आ जाएगा 176 वोल्ट। ओके, यानी वी एल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये 176 वोल्ट का हो जाएगा। आगे बोलता है इन एन एसी सर्किट containing an inductor and capacitor in series the current is found to be maximum when the value of inductance इतना and capacitance इतना। देखिए क्या बोला, एक सीरीज सर्किट है भाई, ठीक है, एक सीरीज सर्किट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ L दिया हुआ है और सीरीज में C लगा हुआ है। अब बोलता है करंट इज फाउंड टू बी मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, यहाँ पे L का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, L इक्वल टू है 0.5 हेनरी, C इक्वल टू दिया हुआ है 0.2 माइक्रोफराड है भाई। ओके, माइक्रोफराड में आपका वैल्यू। आगे बोलता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट AC वोल्टेज, ठीक है, जिस तरीके से जुड़ा हुआ होगा। तो हम लोग देखें यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, रेजोनेंस अचीव हो रखा है। और रेजोनेंस अचीव हो रखा है इसका मतलब क्या है, जेड इक्वल टू आर के बराबर होता है, करंट हम लोग का मैक्सिमम होता है, तो वही लाइन यहाँ पे डाला गया है। तो यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी पूछा है, इनपुट फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या है, ये कब सिचुएशन होता है, जेड इक्वल टू आर के बराबर, फिर कहिए इंपेडेंस मेरा मिनिमम हो गया तो करंट मेरा मैक्सिमम हो गया। ये कब होता है सिचुएशन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका 1/2 रूट ओवर एल सी, है ना। एल और सी का वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि इसी वैल्यू पे क्या है, एक तरीके से आपका करंट यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है ना। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू रूट ओवर एल सी, है ना। तो उसके लिए हम लोग डाल देते हैं रूट, एल का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कितना 0.5, ठीक है, 0.5 इंटू 0.2 माइक्रोम है भाई, तो ये सब ध्यान देना, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा -6, ये आ जाएगा 503, यानी 503 कहना मतलब 500 हर्ट्ज ओवरऑल। ओके, तो 97 का थर्ड देना चाहिए आंसर, सही है। 98 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है हम लोग, क्वेश्चन नंबर 98 में बोल रहा है भाई आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, तो कॉइल है तो इसका एल का वैल्यू दिया हुआ है आपका, आर का भी वैल्यू दिया हुआ है। एल इक्वल टू दिया हुआ आपका 0.7 हेनरी, आर का वैल्यू जो है आपका दिया हुआ है यहाँ पे 220 वोल्ट, सॉरी 220 ओम, और इसको हम लोगों ने AC सोर्स से जोड़ रखा है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन बोल रहा है द वॉटलेस कॉम्पोनेंट ऑफ द करंट। तो जो करंट होगा, जैसे सीरीज सर्किट है तो यहाँ पे हर जगह करंट आपका सेम होगा, है ना। और ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा भाई फेजर में भी और फेजर अलजेब्रा में भी, ओके, कि करंट जो होता है अपने आप में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी अपने आप में क्या है, दो चीज़ों से मिलकर के बना होगा, एक इसका एक्टिव कंपोनेंट होगा, एक आपका रिएक्टिव कंपोनेंट होगा, फिर एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो रियल पार्ट को हम लोग हमेशा लिखते हैं आई कॉस फाई, जैसे ये अगर करंट है मान लेते हैं आई, कुछ एंगल होगा भाई इसका थीटा, तो क्या होगा, इसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं ना, एक तो ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं आई कॉस फाई, है ना, जो कि एक तरीके से एक्टिव पावर आपको ये देता है, और एक हो जाएगा आपका आई साइन फाई, जिसको हम लोग रिएक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ कि करंट जो होगा आपका ये इटसेल्फ दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, एक होगा आई कॉस फाई जो एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं, एक हो गया आपका आई साइन फाई जिसको हम लोग रिएक्टिव कंपोनेंट, इमेजिनरी पार्ट करंट का, या फिर कहिए वॉटलेस कंपोनेंट, क्योंकि ये कोई भी आपका तो ये रिएक्टिव कंपोनेंट है भाई, तो रिएक्टिव पावर एक तरीके से देता है, और रिएक्टिव पावर क्या है, एक तरीके से वॉटलेस है। ओके, तो अभी देखिए आई साइन फाई का वैल्यू आपका यहाँ पे पूछा है, तो सबसे पहले मेरे को करंट निकालना पड़ेगा सर्किट का। तो करंट निकालने क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। तो वोल्टेज तो मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है 220 वोल्ट, इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा भाई सर्किट का। तो जेड क्या हो जाएगा सर्किट का, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एल का वैल्यू सिर्फ दिया हुआ है हम लोग को। तो एक्सएल अगर देखें हम लोग, तो एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ भाई, देखिए एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा 2πfl। तो 2 कांस्टेंट वैल्यू है, इंटू एफ ऑलरेडी दिया हुआ था 50, इंटू एल का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.7। तो इसको अगर हम लोग कैल्सी में डालें तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 0.7, है ना, ये आ जाएगा आपका 219.8। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेल का वैल्यू है भाई। अब हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, तो इम्पिडेंस पहले निकाल लेता हूँ साइड में, रूट ओवर आर का स्क्वायर, आर का वैल्यू दिया हुआ है 220
ओम का स्क्वायर प्लस एक्सएल का वैल्यू है 219.8 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम लोग कैल्शियम में देखें तो ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर प्लस 219.8 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 310.9 आ रहा है, यानी 311 हम लोग मान के चल सकते हैं भाई मोटा मोटी। ओके, 311 ओम। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है वोल्टेज और एम्पिडेंस भी आ गया हम लोग का 311, तो ओवरऑल करंट आ जाएगा। आई की अगर बात करें तो आई आ जाएगा आपका यहाँ से, देखिए 220 डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस है मेरा 311, है ना, तो आ जाएगा 0.707 इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने इसका आई निकाल लिया, ये मेन हम लोग का निकल गया, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए साइन फाई, यानी इसको यहाँ पे लिखता हूँ आई साइन फाई। तो आई की जगह हम लोगों ने क्या डाल दिया 0.707, साइन है वैसे का वैसे रहेगा, और फाई चाहिए, फाई मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है ये एक आरएल सर्किट है, तो सीधी सी बात है भाई यहाँ पे करंट लैग करेगा, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो फाई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, तो फाई बहुत तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग का सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे कॉस फाई, पावर फैक्टर इक्वल टू पता है आर बाय जेड। आर का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 220 और जेड अभी जस्ट निकाल लिया हम लोगों ने 311, है ना। तो यहाँ से फाई अगर देखें, यानी डायरेक्ट तो पावर फैक्टर भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से फाई का देखें अगर हम लोग, फाई क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 220 डिवाइडेड बाय 311, यानी आर बाई जेड। तो इसका वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, शिफ्ट कॉस इनवर्स हो जाएगा आपका 220 डिवाइडेड बाय 311, ये आ जाएगा भाई 44.97, यानी इसको 45 डिग्री मान सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 0.707 और साइन और फाइव की जगह हम लोग डालेंगे 45, तो ओवरऑल आ जाएगा 0.707 इंटू साइन 45, ये आ जाएगा 0.499, यानी इसको ओवरऑल हम लोग 0.5 मान के चल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वाटलेस कॉम्पोनेंट, ओके। और ये कहाँ जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इन आरएलसी सीरीज सर्किट द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी एक्सएल जो है मेरा एक्सी के बराबर है। और ये कब हम लोग अचीव करते हैं, रेजोनेंस कंडीशन में। हम लोग अपने सप्लाई फ्रिक्वेंसी को एक तरीके से क्या करते हैं, चेंज करते जाते हैं, और एक ऐसा फ्रिक्वेंसी आता है जहाँ पे एक्सएल बराबर हो जाता है एक्सी। और इस सिचुएशन में क्योंकि सीरीज सर्किट हम लोग देखा था एक्सएल एक्सी खत्म हो गया था, जेड इक्वल टू आर के बराबर हो जाता है, और यहाँ पे हम लोग का करंट एक तरीके से मैक्सिमम फ्लो हो रहा था, है ना। तो एक बोलता है द फेज एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड द सर्किट करंट। सीधी सी बात है, इम्पिडेंस का रिएक्टिव कंपोनेंट खत्म हो गया, यानी इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया, तो जेड इक्वल टू आर के बराबर। आर क्या है, रेजिस्टिव सर्किट, तो रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज करंट हमेशा फेज में होता है, यानी फाई का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, एक आरएलसी सीरीज सर्किट है, बोलता है इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। सब यहाँ पे सीधी जो आर तो उसके चलते रेजिस्टेंस मिलेगा, एल के चलते इंडक्टेंस, सी के चलते कैपेसिटेंस, द कॉम्बिनेशन विच हैज़ द डायमेंशन ऑफ फ्रिक्वेंसी आर। तो देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी रेजोनेंस में भाई क्वालिटी फैक्टर पढ़ा हुआ है ना, और हम लोगों ने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी देखा था, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है द कॉम्बिनेशन विच हैज़ द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी से एक तरीके से रिलेटेड हो। तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को दो टर्म में देखा था भाई, एक तो हम लोगों ने हर्ट्स में देखा था, और एक हम लोगों ने रेडियन पर सेकंड में देखा था, है ना। रेडियन पर सेकंड को हम लोगों ने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था, हर्ट्स वाले को एफ आर से रिप्रेजेंट किया था। अगर हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये ठीक है, यहाँ पे हम लोग एफ आर की अगर बात करें, ठीक है, पैरेलल का भी और सीरीज़ का दोनों को बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी सीरीज़ और पैरेलल नहीं बताया गया है, ठीक है। तो सीरीज़ के लिए हम लोगों ने एफ आर का वैल्यू एक तरीके से देखा था 1/2 पाई रूट ओवर एल सी, ये था हम लोग का वैल्यू, सही बात है। और भाई पैरेलल की अगर बात करें, सॉरी इसको पहले हम लोग, ये हर्ट्स में था, इसको ओमेगा आर, ठीक है, ओमेगा आर का नंबर 2 पाई इधर आ जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि 2 पाई को इधर लेंगे तो क्या है 2 पाई एफ आर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/रूट ओवर एल सी। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2 पाई, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे तो ये हो जाएगा मेरा ओमेगा, क्योंकि 2 पाई एफ ओमेगा के बराबर होता है। आर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला ये रेडियन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, यानी ओमेगा आर इक्वल टू क्या होता है 1/रूट ओवर एल सी। सीरीज में मैंने आपको बताया। पैरेलल में अगर हम लोग आते हैं, पैरेलल में भी आपको बताया था भाई, पैरेलल रेजोनेंस जब पढ़ा है तो वहाँ पे हम लोगों ने एफ आर को एक तरीके से वहाँ पे किया था, ये था आपका रूट ओवर 1/LC, ये था -r² बाय L²। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि अगर आपका
कुछ इस तरीके का सर्किट है ना, ये एल हो गया, आर हो गया, तो मैंने आपको बताया था ये कॉइल है ना, ओवरऑल कॉइल को एक तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट, मतलब सीधी सी एल चाहिए तो क्या बना, कॉइल बनाना पड़ेगा आपको, है ना। और कॉइल का अगर ये मान लेते आर जो है नेग्लिजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल, इसको हम लोगों ने वहाँ पे एक तरीके नेग्लिजिबल मान लिया था, यानी एफ आर इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, और ये ओमेगा आर के बराबर था भाई, ठीक है, ओमेगा आर, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई नहीं डाला ना मैंने, ओमेगा आर इक्वल टू इतना, ठीक है। तो ओमेगा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको नेग्लिजिबल मान लिए तो क्या हो जाएगा, 1 का रूट 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसी के बराबर। और भाई अगर इसको आपको हर्ट्स में डालना हो तो क्या हो जाएगा आपको, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ आर, है ना, 1/√LC, तो यहाँ से 2 पाई उधर चला जाएगा, मतलब सीरीज और पैरेलल के लिए दोनों आपका था। तो अब देखिए हम लोग का ये, अब ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, तो ये जो वैल्यू है 1/√LC क्या है, एक तरीके से फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन में है कि नहीं है, हाँ देख रहे हैं। तो एक तो ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे थर्ड हो जाएगा भाई, ठीक है, थर्ड, ये क्लियर हो गया होगा। एक और होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा आगे में, इसके लिए मेरे को बैंडविथ पढ़ाना पड़ेगा भाई, ठीक है। बैंडविथ इक्वल टू होता है R/L, ठीक है। एक होता है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ऑलरेडी पढ़ा था, 1/R√L/C, ओके। और इन तीनों का भाई एक रिलेशन बनता है, जैसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बैंडविथ और ये आपका क्वालिटी फैक्टर। अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। देखिए ये जो क्वालिटी फैक्टर है, यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो क्वालिटी फैक्टर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, आर के ऊपर, देख रहे हैं, ध्यान समझिए। ये जो क्वालिटी फैक्टर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के ऊपर। वही अगर हम लोग बैंडविथ की बात करें तो बैंडविथ क्या है, एक तरीके से ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के ऊपर, देख रहे हैं, बैंडविथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं क्वालिटी फैक्टर और बैंडविथ, या फिर कहिए बैंडविथ और क्वालिटी फैक्टर को अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्योंकि भाई यहीं से आप करिए ना, एक तरीके से क्वालिटी फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के ऊपर, और वही आपका अगर देखें यहाँ पे बैंडविथ जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैंडविथ के ऊपर। क्लियर हुआ, ये आपको हमेशा रिलेशन ध्यान में रखना है, ओके। और अगर मैं इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी लेकर के आऊँ तो इसका ओवरऑल फ्रीक्वेंसी फार्मूला बनेगी, तो आपका क्लियर हो गया, क्वालिटी फैक्टर और बैंडविथ हमेशा ये होता है। और एक चीज़ देखिए, देखिए बैंडविथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एल के ऊपर, और ये भी आपका एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एल के ऊपर, यानी दोनों एक साथ साथ रहेगा, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे बैंडविथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाऊँ ओमेगा आर, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, देख रहे हैं ये भी इन्वर्सली एल के ऊपर, ये भी है, यानी दोनों साथ साथ रहेगा। यानी यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इधर मेरे को डालना पड़ेगा क्योंकि बैंडविथ और ये दोनों के एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे मेरे को क्वालिटी फैक्टर डालना पड़ेगा। देखिए ये रिलेशन आ गया भाई आपका ओवरऑल, है ना, इस फॉर्मूला से, ओके। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो कि भाई मेरा पूरा फोकस जो है ना इस पेज के ऊपर, ओके, कैमरा में देख नहीं पा रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश कीजिए, तो ये अपने आप में एक रिलेशन हो गया आपका, ठीक है। बैंडविथ इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर, या फिर कहीं क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविथ। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन से पूछा था, तो इसका हो जाएगा थर्ड। इसका आंसर देखते हैं क्या देता है भाई, 100 का देखिए, इसका सेकंड भी दिया हुआ है, ठीक है, कॉम्बिनेशन विद द, क्योंकि देखिए बैंडविथ जो होता है ना, देखिए बैंडविथ इक्वल टू मैंने क्या दी है, बैंडविथ इक्वल टू है आपका R/L, ये कॉन्सेप्ट में दूंगा भाई, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बैंडविथ कुछ नहीं होता है, ये अपर, जैसे जब आप रेजोनेंस में आगे पढ़िएगा, थोड़ा सा न्यू पेज में आते हैं, देखिए सीरीज रेजोनेंस में भाई मैंने आपको कुछ प्लॉट करवाया था, ठीक है, ये एक्सेल था, ये आर था, ये एक्सी था, यहाँ पे आपका क्या है एफ आर है, यहाँ पे एक्सेल बराबर एक्सी है, नहीं यहाँ पे जो इम्पिडेंस होगा वो मिनिमम होगा, तो इम्पिडेंस का मैंने ऐसे ग्राफ बनाया था, है ना। इम्पिडेंस का मतलब जीरो नहीं होगा, ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे इम्पिडेंस मिनिमम, तो करंट का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो करंट ऐसे जाएगा उल्टा, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग सिर्फ करंट वाले ग्राफ को दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा एफ था, यहाँ पे मेरा करंट था, तो करंट का कुछ ऐसे ग्राफ जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था ये जो करंट है मेरा रेजोनेंस में, ये क्या है, मैक्सिमम करंट है, आई मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, ये मान लेता है एफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू आर के बराबर मिल रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे मेरा कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम होगा, मान लेता है 100% पावर कंज्यूम हो रहा है। तो अभी अगर मैं
करंट को मान लेते हैं, मतलब हाफ पावर पॉइंट देखना चाहता हूँ भाई, ठीक है। जिस पावर पॉइंट पे हाफ पावर पॉइंट मिलता है ना, उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग का जो करंट होता है क्या होता है, आई एम एक्स का हो जाए √2 टाइम सेपरेस हो जाता है, ठीक है। इस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे 2 आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसी 2 पॉइंट को, ये जैसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से लोअर है तो हम लोग बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और रेजोनेंस से ऊपर जा रहे थे, यहाँ पे भी आपका हाफ पावर मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसी को हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ जो होता है ये होता है आपका R/L के बराबर होता है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे भाई, ओके। तो क्योंकि बैंडविड्थ कुछ नहीं है, क्या है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट में लिखता हूँ, अपर लिख ही लेते हैं, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये भी क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी तो मिलेगा, ये भी फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी, तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी ही मिलेगा भाई, ठीक है। तो बैंडविड्थ कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी को ही एक तरीके से रिलेट करता है, इसलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया। ये तो है ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और ये भी आपका बैंडविड्थ, ठीक है। तो दोनों हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इस पर हम लोग बात करेंगे भाई, ठीक है। बोल रहा है एन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इक्वेशन दिया Im sin ωt माइनस π/2, यानी π/2 कहना मतलब 90 डिग्री भाई, ठीक है। और माइनस है तो मतलब लैग कर रहा है 90 डिग्री वोल्टेज से, ठीक है। π/2 मतलब 180/2 यानी 90 के बराबर, ओके। बोलता है फ्लो इन एन AC सर्किट विच वोल्टेज दिया Vm sin ωt, यानी वोल्टेज का रेफरेंस लिया हुआ है। द पावर कंजम्पशन इन द सर्किट विल बी, तो जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है। वोल्टेज को अगर आपने V एंगल 0 पे दिखा दिया, करंट आपका एक तरीके से यहाँ पे है, तो ओवरऑल क्या हो गया, एक 90 डिग्री फेज शिफ्ट आ गया कि नहीं आ गया। अब ऐसे देखिए 0 पे है, ये आपका माइनस π/2 यानी 90, यानी 90 डिग्री लैग कर रहा थी। कब होता है, जब आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है। प्योर इंडक्टिव में क्या होगा, पावर कोई कंज्यूम होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, 102, द सर्किट करंट द करंट इन अ सर्किट इज वाटलेस इफ, वाटलेस कब होगा, जब हम लोग का रेजिस्टेंस जो होता है 0 होता है, ठीक है। वाटलेस करंट हम लोग का यही I sin φ के बराबर होता है। ये कब कहाँ फ्लो होता है, जब प्योर कैपेसिटर हो या फिर कहिए प्योर इंडक्टिव सर्किट हो आपका। अगला देखिए क्या बोलता है, अ करंट 5 मिली एम्पियर फ्लो इन अ रेजिस्टेंस लेस, रेजिस्टेंस लेस मतलब समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस नहीं है, यानी सिर्फ प्योर इंडक्टर है एक तरीके से, ठीक है। फ्रॉम 200 वोल्ट द एनर्जी कंज्यूम, सीधी सी बात है, प्योर इंडक्टर हो गया भाई, ठीक है। प्योर इंडक्टर में कोई भी पावर ही कंज्यूम नहीं होता है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर ही 0, तो उसको कितने देर भी चला लेते हो, एनर्जी भी आपका 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है, आपके पास एक RL सर्किट है, ठीक है। इस तरीके का सर्किट है, ये L हो गया, R हो गया। बोल रहे हैं यहाँ पे XL इक्वल टू R है। अब आपको फेज एंगल बताना है। सबसे पहले समझिए, अगर आपका ये RL सर्किट है तो सीधी सी बात है, जो करंट होगा ये मेरा कुछ ना कुछ लैग करेगा, यानी V एंगल अगर 0 पे होगा तो करंट का कुछ ना कुछ I एंगल समथिंग होगा माइनस में, है ना। या फिर ऐसे समझिए V एंगल 0 है तो करंट मेरा कहीं इधर आएगा। अब 90 डिग्री प्योर लैग नहीं करेगा, ये एक्सेस दिखा देता हूँ मैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, करंट मेरा कहीं इधर होगा भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें R भी है ना। तो ये एंगल जो होगा आपका थीटा होगा, और यही थीटा क्या होगा आपका फाई के बराबर होगा, है ना। तो बोल रहा है एक्सएल इक्वल टू आर के बराबर है, तो आपको फाई का वैल्यू बताना है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी फेजर पढ़ा हुआ भाई, फेजर हम लोग को क्या बताता है, जो हम लोग का फाई होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट यानी एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। समझ गए, दोनों आपस में बराबर है, मान लेते हैं दोनों 2-2 ओम है, फिर 10-10 ओम है, 15 ओम है, कुछ भी है, दोनों बराबर है, तो कट के क्या होगा आपको 1 ही मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कहना मतलब 45। क्लियर हुआ, तो इसका हो जाएगा भाई 45 एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक RLC सीरीज सर्किट है ना। बोलता है R का वैल्यू दिया हुआ है, L का वैल्यू दिया हुआ है, C का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज कनेक्टेड टू 330 वोल्ट AC सोर्स से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। बोलता है व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज सेट टू बी 0 द सर्किट करंट। सबसे पहले समझिए, इसमें R है, L है, C है, तो R जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी ग्राफ बना रखा है ना, R का, L का और C का, या फिर कहीं L के चलते XL आएगा, इसके चलते आपको XC मिलेगा, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी XL आपका इस तरीके से जाएगा, R आपका कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी आप कितना बढ़ा लीजिए घटा लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। XC की बात करें तो ये आपका कुछ इस तरीके से हाइपर बोला जाता है। तो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने 0 रखा हुआ है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जब आप 0 कीजिएगा, यहाँ पे आप, है ना, F इक्वल टू 0 हो चुका है मेरा, तो एक्सएल तो 0 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो एक्सएल मेरा यहाँ पे 0 हो गया। क्लियर हो गया। एक्सी की अगर बात करें तो एक्सी मेरा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि भाई एक्सी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी 0 कर दिया तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। क्लियर है। यानी इंपेडेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, R² प्लस इन्फिनाइट, मतलब ओवरऑल जेड क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट ही मिलेगा। और अगर हम लोग करंट की बात करें इक्वल टू V बटा जेड, तो जेड मेरा बहुत लार्ज है, इन्फिनाइट है, तो ये 0 हो जाएगा एक तरीके से। क्लियर हुआ। तो बोलता है
कहाँ गया, द सर्किट करंट विल बी, तो सर्किट करंट जीरो हो जाएगा, मतलब ओपन सर्किट तरह बिहेव करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 106 नंबर बोल रहा है ना, सीरीज आरएल सर्किट सप्लाइड विथ अ 50 वोल्ट, मतलब इसी तरीके का सर्किट है, समझिए यहाँ पे हम लोगों ने 50 वोल्ट दिया हुआ है सप्लाई, ठीक है। कहाँ गया, 50 वोल्ट सप्लाई, द सर्किट करंट इज मेजर 100 मिली एम्पियर, ठीक है, 100 मिली एम्पियर करंट फ्लो रहा है विथ अ फेज एंगल ऑफ 25, 5 का वैल्यू दिया। व्हाट इज द रिएक्टिव पावर सप्लाई इन द सर्किट, तो रिएक्टिव पावर क्या होता है भाई, रिएक्टिव पावर होता है वी आई साइन 5, तो वी का वैल्यू दिया 50, करंट आपका दिया यहाँ पे कितना, करंट कितना 100 मिली एम्पियर है, तो इसको 100 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, साइन है वैसे का वैसे रख देंगे, और यहाँ पे 5 का वैल्यू दिया हुआ, फेज एंगल मतलब वोल्ट और करंट के बीच का एंगल दिया हुआ 25, क्लियर हुआ। तो उसको आप कैल्शियम में डाल के निकाल ली जा जाएगा आंसर आपका, 50 इंटू 100 इंटू 10⁻³ इंटू साइन 25, ये आ जाए भाई 2.11 यानी इसका हो जाएगा सेकंड आंसर। इसी में बोलता है एवब क्वेश्चन, यानी इसी में बोल रहा है आप आपको व्हाट इज द ट्रू पावर सप्लाई टू द सर्किट, तो ट्रू पावर क्या होता है, यानी एक्टिव पावर को बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा वी आई कॉस 5, तो 50 गुना करंट भाई 100 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा कॉस 5 का वैल्यू ऑलरेडी पता है 25 है ना। यहाँ पे सीधे सीधे मैं यहाँ पे बस कॉस की जगह क्या कर दूँ, मिटा करके सॉरी साइन की जगह कॉस डाल देता हूँ भाई, तो ये आ जाएगा 4.5, ठीक है 4.5 वॉट, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 क्या बोलता है, अ सीरीज एलसी सर्किट है, न्यू पेज पे आते हैं हम लोग, और पेज खत्म हो गया भाई, एक मिनट न्यू पेज लेता हूँ मैं, थोड़ा सा मोड़ लेता हूँ उसको। देखिए 108 बोलता है एक सीरीज एलसी सर्किट है, ठीक है, एल हो गया, सी हो गया, और सीरीज है तो इसको ऐसे सप्लाई से जोड़ देते हैं, ये एक्सएल हो जाएगा, ये आपका एक्सी हो जाएगा। बोलता है इज रेजोनेट एट, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हर्ट्स में दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे एफ आर लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। अगर वही रेडियन पर सेकंड लिखता तो मैं इसको ओमेगा आर से लिखता, ये होता है 1/√LC, और ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में दिया तो इसको मैं लिखूंगा 1/2π√LC मस्ट भी इक्वल टू कितना दिया आपका 150 किलो हर्ट्स, ठीक है। बोलता है हैज़ अ क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर आपका दिया हुआ है 50, क्वालिटी फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता भाई, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से हम लोगों ने देखा था 2π यहाँ पे है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, मतलब ऊपर में भी एनर्जी ही होता है और नीचे में एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, तो एनर्जी जूल से जूल कट जाएगा, तो 2π क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो उसका यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर को हम लोगों ने वोल्टेज मैग्निफिकेशन से समझा था, नीचे में क्या था मेरा सप्लाई वोल्टेज, ऊपर में क्या था वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बोलिए, या फिर कहिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो ये भी वोल्ट है तो वोल्ट वोल्ट कट जाता है, तो यहाँ से भी आपका यूनिटलेस क्वांटिटी आता है। ओके, तो बोलता है एलसी सर्किट है, इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्वालिटी फैक्टर दिया हुआ है, व्हाट इज द बैंडविड्थ, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, अभी हम लोग इस पर एक लेक्चर में बात करेंगे भाई, जो हम लोग का करंट होता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मान लेते हैं एफ आर है, तो एफ आर पे आपका क्या है इम्पिडेंस मिनिमम है, सीरीज के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपका करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है, यहाँ पे जेड इक्वल टू आर, आर में मिनिमम, तो करंट क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या है हाफ पावर पॉइंट देखा, तो हाफ पावर पॉइंट पे 2 पॉइंट मिलता है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, एक ये हो गया, एक में नहीं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्लियर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। तभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्वालिटी फैक्टर देखिए फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ, बार बार आप रिवाइज कीजिएगा उतना ज़्यादा बेटर, 1/r√LC होता है, सही बात है। और जो बैंडविड्थ होता है ये होता है R/L, तो देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के, डायरेक्टली आर के, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी डाल देते हैं, या फिर कहिए एफ आर इक्वल टू ये वाला 1/2π, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है √L/C, ठीक है, यानी LC, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली है, यानी बैंडविड्थ इक्वल टू हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर हमेशा नीचे होगा भाई, ठीक है, ये हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर, ऊपर में आ जाएगा आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं एफ आर, ये मेरा फॉर्मूला होता है। फिर कहिए रेडियन पर सेकंड लिखा होता है, यहाँ पे ओमेगा आर डाल देंगे। तो देखिए ये मेरा दिया ऑलरेडी है ना, इसको जगह लिखेंगे 50, क्योंकि हम लोग का बैंडविड्थ ही पूछा हुआ है, 50 किलो हर्ट्ज है, तो इसको हम लोग करेंगे 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर मेरा 50, तो 10 से 10 कट जाएगा, 5 3 15 यानी, और ये 3 और ये 1000 यानी के, देखते हैं ऑप्शन किस में के में दिया हो, तो ठीक है, यानी 3 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है भाई। यानी इसका जो बैंडविड्थ होगा, बैंडविड्थ कहने का मतलब क्या, अपर कट ऑफ माइनस लोअर कट ऑफ, ये मेरे को मिल गया एक तरीके से, ये वाला वैल्यू मिल गया मेरे को बैंडविड्थ भाई, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया एमसीक्यू चल रहा है ना, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सब आपने पढ़ा हो ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है इन द क्वेश्चन व्हाट आर द अपर एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द बैंडविड्थ, ठीक है, अपर कट ऑफ और लोअर कट ऑफ पूछा है। देखिए
फिर से समझते हैं, थोड़ा फ्रेश तरीके से बनाता हूँ। ये हो गया आपका करंट, यहाँ पे आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR, इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये मैक्सिमम पावर था, इसका हाफ पावर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका लोअर कट ऑफ, ये हो गया अपर कट ऑफ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं F, इसको शॉर्टकट बुक के हिसाब से देख लेते हैं, लोअर, ठीक है, LW डाल देते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे F अपर, ठीक है। तो बैंडविड्थ हम लोग का पता है, अब समझिए, दिमाग लगाइए, यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपका दिया होता है 150 किलो हर्ट्ज, ठीक है, और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी LW, ये आ गया आपका कितना, 3 किलो हर्ट्ज। अभी जस्ट आया ना 3 किलो हर्ट्ज, ये भी हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। तो हम लोग का पूछा है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। तो देखिए समझिए, ये जो अपर कट ऑफ होता है ना, इसका सेंटर पॉइंट होता है भाई, ठीक है। तो सीधी सी 150 किलो हर्ट्ज है, और अगर हम लोग ऐसा समझिए, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल कितना, 3 है, नहीं ये मेरा क्या है, टोटल 3 किलो हर्ट्ज है, ठीक है भाई। और ये बीच में सेंटर कितना, 150, इसका मतलब क्या हुआ, ये 50 डिवाइड करता है इसको, ये टोटल अगर 3 है तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसका मतलब क्या, इधर 1.5 हो जाएगा 1.5, और इधर भी आपका 1.5 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या कि 150 में अगर 1.5 माइनस कर दें, 150 किलो हर्ट्ज में माइनस करेंगे 1.5 किलो हर्ट्ज, तो हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे। और वही 150 किलो हर्ट्ज में 1.5 हर्ट्ज मतलब किलो हर्ट्ज जोड़ देंगे तो हम लोग आ जाएंगे अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे। क्लियर हुआ। तो 150 में से अगर आप 1.5 किलो हर्ट्ज घटाते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 148, क्योंकि सबसे पहले पूछा अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो पहले जोड़ दिए तो 151.5 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, और घटाइएगा तो आपका 148.5 हर्ट्ज हो जाएगा, किलो हर्ट्ज हो जाएगा। मैं फार्मूला नहीं सिखा रहा हूँ भाई, ठीक है, ये बुक में आपको फार्मूला के हिसाब से डाला गया है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि फार्मूला नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे, और इससे अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, फार्मूला का कोई नीड ही नहीं है। तो हम लोग 110 पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए क्या बोलता है भाई। बोल रहा है एक RLC सीरीज सर्किट है, ठीक है, रेजोनेंट सर्किट, R इक्वल टू इतना, L इक्वल टू इतना, C इक्वल टू इतना, इफ द अप्लाइड वोल्टेज इतना, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो हम लोग देखते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या आएगा, L हो गया, सॉरी R हो गया, L हो गया, C हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सप्लाई दिया हुआ है और ये रेजोनेट हो चुका है भाई, ठीक है। R का वैल्यू 16, L का वैल्यू यहाँ पे 20 मिली हेनरी, और ये है आपका 0.01 माइक्रो, ठीक है, फराड, ये है आपका मिली हेनरी में। सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है 4 वोल्ट। अब बताना वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंट सर्किट में ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है ना, एक दूसरे के बराबर हो गया तो सीधी सी बात है, पूरा पूरा वोल्टेज क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज जो होगा VR के बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन आप लोग को पता है यहाँ पे जो वोल्टेज होता है मैग्नीफाई होकर के मिलता है भाई। क्लियर हो रहा है। और ये 4 वोल्ट के बराबर होगा, इतना हम लोग को कॉन्सेप्ट से पता है। अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग क्वालिटी फैक्टर निकाल लें, क्वालिटी फैक्टर अगर निकाल लेते हैं भाई सर्किट का, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है बताइए। क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू है 1/R रूट ओवर L/C। R का वैल्यू पता है, L का पता है, C का पता है, तो क्वालिटी फैक्टर पता चल जाएगा। और क्वालिटी फैक्टर का और फार्मूला पता था जो वोल्टेज मैग्निफिकेशन के रूप में हम लोगों ने डिफाइन किया था, ये होता है सप्लाई वोल्टेज, और या फिर कहिए VR के बराबर हो, या फिर सप्लाई वोल्टेज, जो भी डालना भाई अपना कॉन्सेप्ट जो भी है, VS लिखे VR लिखे, क्योंकि दोनों सेम ही है। और यहाँ पे क्या होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो ये पता चल जाएगा, ये पता ऑलरेडी है, तो यहाँ से मेरा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या फिर कहीं कैपेसिटर भी पूछता तो हम लोग निकाल सकते थे। तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू कितना है आपका क्वेश्चन में 16, ठीक है, 16 गुना रूट हो जाएगा L/C, है ना। तो L का वैल्यू दिया 20 मिली, यानी इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिली, और फराड में माइक्रो फराड में यानी 0.01 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो है ना, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह आ जाएगा 88 ठीक है, ये आ गया आपका भाई 88.38, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया 88.38, ये मेरा ऑलरेडी दिया हुआ 4, तो यहाँ से हम लोग का VL यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से सीधे सीधे, ये आ जाएगा 353, ठीक है, 353.5 वोल्ट, ठीक है। और वही अगर आपका VC पूछता तो यही
इतना ही आता है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेज में रहते हैं, इसलिए कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाते हैं फेजेस हम निकालते हैं। तो अगला बोलते हैं पावर सप्लाइड व्हेन 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज सोर्स इज कनेक्टेड टू। देखिए प्योर इंडक्टर है भाई, समझ गए, प्योर इंडक्टर है तो इसमें कभी भी एक्टिव पावर होगा नहीं। यूनिट पकड़ के ऑप्शन में वी आर रिएक्टिव पावर की बात हो रही है। ओके, तो हम लोग का सर्किट कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे इंडक्टर है, इंडक्टर वैल्यू दिया 50 मिली हेनरी, ठीक है, और इसको हम लोगों ने जोड़ रखा है 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज, यानी अमेरिकन वाला एक तरीके से फ्रिक्वेंसी यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो अब आपको बताना है रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर क्या होता है, Q इक्वल टू VI साइन फाई, है ना। और कोई तरीका है यहाँ पे अल्टरनेट मेथड शॉर्टकट में? चलिए कोई नहीं, वोल्टेज पता है, करंट हम लोग निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक्सएल निकालते हैं भाई। एक्सएल इक्वल टू 2πfl, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका दिया, एल का वैल्यू ऑलरेडी है, तो 2π एफ का जगह मैं डालूंगा 60 इंटू एल का वैल्यू यहाँ पे 50 गुना 10⁻³ क्योंकि मिली हेनरी में, ठीक है, यानी 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू ये हो जाएगा कितना 50 मिली -3, यह आ जाएगा आपका 18.84 आ गया आपका रिएक्टेंस एक्सेल का वैल्यू। अब हम लोग करंट निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू देखें तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस, जो कि इसी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग करंट देखें, और क्योंकि प्योर इंडक्टर है भाई तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए प्योर इंडक्टर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट रहेगा, कोई नहीं आ जाएगा, कोई नहीं, देखिए निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। 120 डिवाइडेड बाय करंट निकाल रहा हूँ भाई, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, आर भी है ही नहीं, तो इम्पिडेंस का कोई मतलब नहीं है, नहीं 6.36 हो जाएगा, 6.36, ठीक है। यहाँ से निकाल लेते हैं। वोल्टेज हो गया मेरा 120, करंट हो गया 3.6, और साइन, और क्योंकि प्योर इंडक्टर है भाई तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, वोल्टेज और करंट की भी 90 डिग्री, साइन 90 यानी 1 के बराबर है, यानी इसको सीधे से मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 से, आ जाएगा आपका आंसर। क्या गया 764, 764 कहने का मतलब कितना, तो 766 आंसर देखता हूँ कितना आता है। पावर पूछा ना, VI साइन फाई, सही है, रिएक्टिव पावर 111, सब चीज़ हम लोगों ने सही किया है, थर्ड सही है। ओके, तो अप्रॉक्स इतना ही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट लिया नहीं ना, कंसिडर किया नहीं मैंने, ठीक है, तो इतना आ जाएगा आपका आंसर। अगला बोलता है द पावर सप्लाइड व्हेन 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज सोर्स इज कनेक्टेड टू इतना। अब देखिए यहाँ पे वही है, सेम वोल्टेज है, सेम फ्रीक्वेंसी है, बस यहाँ पे इंडक्टर को हटा के कैपेसिटर लगा दिया भाई, तो ये भी एक तरीके से प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो पावर जो होगा रिएक्टिव पावर ही एक तरीके से ये कंज्यूम करेगा, है ना, एक बार लेगा सिस्टम में, एक बार फिर दे देगा। तो अभी हम लोग फिर से वही लगाते हैं फार्मूला 120 इतना, और मतलब करंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बस करंट की जगह देखिए सबसे पहले एक्सी निकालना होगा। एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/2πfc, है ना। तो फ्रिक्वेंसी आपका 60 दिया हुआ है, सी का वैल्यू ऑलरेडी आपका दिया हुआ है 33 माइक्रो है, तो 10 का पावर -6 करेंगे, ठीक है, तो इसका हम लोग डाल लेते हैं वैल्यू। और नेक्स्ट लेक्चर में भाई मेरे को एक चीज़ बताइएगा, जैसे ये फिर से सेम क्वेश्चन है, बस आपका वैल्यू चेंज करना है, एक्सी एक्सेल का एक्सी निकाल लेना है, ठीक है, करंट चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके का भी सॉल्यूशन चाहते हैं, फिर मैं बस प्रोसेस बता करके इसको स्किप कर दूँ, ठीक है। ओके, अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो ठीक है, प्रोसेस बता दूंगा मैं, उसका फिर हम लोग इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। 2π की जगह हम लोग 60 डालेंगे, सी है मेरा 33 माइक्रो यानी 10 का पावर -6, ये आ गया 80.42। करंट निकाल लेते हैं, आई इक्वल टू वोल्टेज यानी 120 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस है मेरा 80.42, करंट आ जाएगा कितना 120 डिवाइडेड बाय 80.42, यह क्या 1.49, ठीक है। तो हम लोग को वोल्टेज पता है 120, करंट पता चल गया 1.49, और ये अगेन साइन फाई 90 होता है, यानी 1 हो जाएगा, यानी सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 से, 179 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, 179 यानी इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, तो थोड़ा सा मोड़ देते हैं पेज को। बोल रहा है 60% लैगिंग पावर फैक्टर इम्प्लाइज दैट द लोड, लैगिंग है तो सीधी सी बात है भाई आपका ये इंडक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द करंट टेकन फ्रॉम अ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई इज मेजर्ड एज 10 एम्पियर। ठीक है, सर्किट करंट दिया हुआ विथ अ लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ 0.7। ठीक है, कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, द ट्रू पावर, तो ट्रू पावर आपका रिमेन अनचेंज रहेगा। भाई देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे लोड है, ध्यान से समझिएगा। लोड 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 मतलब मान लेते हैं मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक अपना इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर कहना मतलब क्या है, इसमें क्या हो जाएगा आपका एल भी होगा और आर भी होगा। सही बात है। अब देखिए हम लोग को सबसे पहले ये समझना है पावर फैक्टर का क्या मतलब होता है भाई, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप पावर फैक्टर का मतलब नहीं समझेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कॉन्सेप्ट। और अगर आप रेगुलर सीक्वेंस वाइज लेक्चर देख रहे हैं तो ऑलरेडी आपको मतलब पता होगा भाई। ठीक है, समझाया था मैंने आपको। पावर फैक्टर यानी कॉस फाई, इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। तो इसका मतलब होता है कि एक्टिव पावर, जैसे अगर हम लोग देखें मतलब एपरेंट पावर का, जैसे हम लोग कॉस फाई इक्वल टू लिखते हैं ना, एक और किलोवाट बटा केवीए होता है ना, समझ गए। पावर ट्रायंगल मेथड से कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है भाई आपका, ये होता है बी बाय एच। तो बेस मेरा हमेशा पावर ट्रायंगल में क्या होता है एक्टिव पावर, जो किलोवाट बोलते हैं, एच मेरा केवीए होता है। इसका मतलब क्या होगा, मेरा एपरेंट पावर का, समझ रहे, एपरेंट पावर का कितना जो है मेरा एक तरीके से एक्टिव पावर मिल रहा है, ये इसका मीनिंग होता है एक तरीके से। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक्टिव पावर की बात करें, ये होता है वी आई। वी आई क्या है, एक तरीके से एपरेंट पावर है। कॉस फाई का मतलब क्या है कि कितने फैक्टर्स, जैसे अगर कॉस फाई मान लेते 0.6 है भाई, तो 0.6 कहने का मतलब क्या कि मतलब 100% केवीए का हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 60% एक तरीके से क्या, जैसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा वी आई इंटू 0.6। समझ गया, 0.6 मतलब 60% ही एक तरीके से मेरे को एक्टिव पावर मिल रहा है। ठीक है, 100% केवीए में से सिर्फ और सिर्फ 60% मेरे को एक्टिव पावर मिल रहा है, बाकी जो है मेरा 40% क्या एक तरीके से रिएक्टिव पावर में चला गया। ओके, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उसका फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा इसको। सबसे पहले लोड ले लीजिए भाई, तो लोड मान लेते हैं मेरा एक कांस्टेंट ही लोड होगा ना। इंडक्शन मोटर लगा लीजिए या फिर कहीं आप एसी लगा लीजिए, फैन लगा लीजिए, फ्रिज लगा लीजिए, सब तो आपका इंडक्शन मोटर पर ही काम कर रहा है ना। तो आपका एक आर एल लोड है ऐसे समझिए, यानी लोड आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, आर एल लोड है और ये कांस्टेंट है। सबसे पहले समझिए इसका मान लेते हैं पावर रेटिंग 2000 वाट है। 2000 वाट कहना मतलब 2 किलोवाट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, किसी भी लोड के लिए, जैसे अगर हम लोग घर की बात करें तो किसी भी लोड के लिए जो वोल्टेज होता है कांस्टेंट होता है। फ्रिज को भी आप 200 वोल्ट पे चला रहे हैं, ऐसे 220 वोल्ट होता है, लेकिन आप समझिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए 200 वोल्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। यानी हम लोग के घर का वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। और उसी वोल्टेज पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लोड का एक तरीके से आप एक तरीके से एप्लायंस चला रहे हैं। ठीक है, जैसे फ्रिज भी 200 वाट पे 200 वोल्ट पे चलेगा, आपका एसी भी एक तरीके से 200 वोल्ट पे चलेगा, गीज़र भी चलेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ सो, लेकिन सबका पावर रेटिंग अलग अलग है भाई। तो पावर इक्वल टू क्या होता है बताइए, पावर इक्वल टू है मेरा वी आई, ये मेरा रियल पावर होता है। तो वोल्टेज हर जगह कांस्टेंट है 200 वोल्ट, समझ गए। फ्रिज के लिए, टीवी के लिए, कूलर के लिए, एसी के लिए, फैन के लिए, सबके लिए वोल्टेज कांस्टेंट। लेकिन पावर रेटिंग सबका अलग अलग। देखते हैं एसी आपका 2000 वाट है, इसका मतलब 2 किलो वाट हो गया, या फिर 1500 वाट हो गया, या फिर कहीं आयरन है 500 वाट। तो सबके लिए क्या होता है, करंट आपका मतलब करंट इस तरीके से खींचेगा कि वोल्टेज का मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, पावर जितना उसको चाहिए, जैसे 2000 वाट चाहिए तो 2000 वाट के बराबर हो जाएगा। समझ गया, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ। जैसे बल्ब का एग्जांपल ले, 100 वाट का एक बल्ब है 200 वोल्ट पे, तो सीधी सी बात है यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। वी कितना है मेरा 200 गुना 200 डिवाइडेड बाय 100, कितना हो जाए 2 यानी 400 ओम, है ना। तो अगर हम लोग करंट निकालें, कितना करंट लेगा रेटेड वोल्टेज पे चलाइए, तो इक्वल टू क्या हो जाए, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज है मेरा कितना 200, आर है मेरा 400, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। समझ रहे हैं, यानी अगर हम लोग पावर देखें, देखिए पावर कितना हो जाएगा वी इंटू आई। वोल्टेज मेरा 200 था और करंट कितना खींच रही है 0.5, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना हो जाए आपका 100 वाट के बराबर आया कि नहीं आया, बोलिए। हाँ, वही अगर आपका पावर रेटिंग चेंज होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरीके से करंट खींचेगा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, नहीं वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने पे ऑटोमेटिक जो भी इसका पावर रेटिंग होगा उतने के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब समझिए
आगे आते हैं हम लोग। देखिए तो मेरा लोड यहाँ पे कांस्टेंट है, RL लोड है, कांस्टेंट है, ठीक है, यानी इंडक्शन मोटर मेरा फिक्स है। अब समझिए फर्स्ट केस में मान लेते हैं मेरा जो कॉस फाई था, पावर फैक्टर जो था भाई, ये मान लेते हैं मेरा 0.8 था, ठीक है। सेकंड केस में मान लेते हैं थोड़ा सा मैंने पावर फैक्टर को चेंज किया, कॉस फाई मान लेते हैं 0.6 है। ओके, तो देखिए दोनों में क्या होगा, लोड मेरा कांस्टेंट, तो सीधी सी बात, इसको पावर हमेशा क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। और हम लोग को पता है अगर पावर फैक्टर डाउन होता है, पावर फैक्टर जब डाउन हो जाएगा ना भाई, यहाँ पे देखिए कैसे समझाऊँ मैं, पावर इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ठीक है। तो पावर फैक्टर कॉस फाई इक्वल टू क्या है, देख रहे हैं आप, पी बाय वी आई हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर सिस्टम का, या फिर ऐसा समझिए ना, आपका जो लोड है उसको कॉन्स्टेंट, इसको 2000 वॉट हमेशा चाहिए, है ना। तो कॉस फाई यानी पावर फैक्टर अगर आप चेंज करेंगे तो ओवरऑल क्या हो रहा है, एक्टिव पावर आपका चेंज होते चला जाएगा, ठीक है। और अगर एक्टिव पावर चेंज हो रहा है, पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही समझाना पड़ेगा भाई, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। वी आई कॉस फाई, ठीक है, वी आई कॉस फाई का वैल्यू मान लेते हैं, अभी मैं कितना ले रहा हूँ, 0.8 ले रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका, इसका मतलब 80% जो है आपको एक्टिव पावर मिल रहा है। वही 0.6 लिया तो 60%, 0.5 लीजिए तो 50%, समझ रहे बात को। लेकिन यहाँ पे समझिए मेरे लोड को हमेशा 2000 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो 2000 वोल्ट चाहिए तो वोल्टेज तो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट, सीधी सी बात है। करंट इस तरीके से खींचेगा कि ऑटोमेटिक इसका 2000 वोल्ट होना चाहिए। तो बस आप भाई ऐसे समझिए, इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ मैं, ठीक है। 80% हो मेरा एक्टिव पावर, या फिर 60% हो, या फिर 50% हो पूरे केवीए का, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका लोड कांस्टेंट है तो इसको एक्टिव पावर हमेशा कांस्टेंट चाहिए। एक्टिव पावर कहना मतलब ट्रू पावर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। भले ही आप पावर फैक्टर कितना भी इंप्रूव कर लीजिए, इसको ट्रू पावर वही चाहिए भाई, 2000 वॉट ही चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़िए क्या बोल रहा है। ये एक मेरा लोड है, ठीक है। अब ये लोड के चलते जो मेरा पावर फैक्टर था 0.7 था, क्लियर हुआ। अब मैंने क्या किया, पावर फैक्टर को इंप्रूव कर दिया, कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ गया, तो ट्रू पावर क्या होगा, ट्रू पावर हमेशा वही लेगा। इसको पावर फैक्टर से क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है। पावर फैक्टर आपका पुअर हो या फिर अच्छा हो, या फिर 4 पैरेलल में कैपेसिटर लगे, तो कोई मतलब नहीं। इसको ट्रू पावर चाहिए तो ट्रू पावर किसी भी पावर फैक्टर पर उतना ही लेगा अपने आप को ऑपरेट करने के लिए, ओके। लेकिन वही है कि अगर आपका पावर फैक्टर, इसको मैं दूसरे टर्म में आप समझा रहा हूँ, अगर आपका पावर फैक्टर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, एक्टिव पावर का ओवरऑल क्या हो रहा है, एक तरीके से कम आपको मिल रहा है पोर्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है। यानी आपने अगर 1 किलोवाट का जनरेटर लगा रखा है, और पूरा पूरा रेजिस्टिव लोड पे बात कर रहा हूँ भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर फैक्टर पूरा होने का मतलब क्या कि अब आप जनरेटर पे 1 किलोवाट का लोड नहीं लगा सकते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि 1 किलोवाट का क्या हो गया, एक तरह 60% ही एक तरीके से आपको एक्टिव पावर देगा, बाकी आपका रिएक्टिव पावर चला, यानी 60% ही आप लोड डाल सकते हैं जनरेटर पे। 60% पे क्या हो गया, ये एक तरीके से फुल लोड पे चला गया, क्योंकि इसका 40% कहाँ है, एक तरीके से रिएक्टिव पावर में एक तरीके से चला जा रहा है, ओके। इसलिए हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूव करते हैं, ताकि ये जो मेरा जनरेटर है 1 किलोवाट का, इसका हम लोग पूरा का पूरा एक्टिव पावर एक तरीके से यूज़ कर सकें, ओके। पावर फैक्टर जितना ज़्यादा इंप्रूव करते चले जाइएगा, ये एक्टिव पावर देने का उतना ज़्यादा एबल होते चला जाएगा। तो अपने आप में भाई कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इन द एबव क्वेश्चन द सर्किट पावर फैक्टर में बिकम, सीधी सी बात है, पहले आपका कितना था, 0.7 था, 0.7 था। अब क्या होगा, जैसे आपने पावर फैक्टर मतलब कैपेसिटर लगा दिया, अब 0.7 क्या होगा आपका, लैगिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा लोड है, लैगिंग, लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो पहले 0.7 लैग कर रहा था, तो अब क्या होगा, 0.7 से कम लैग करेगा। मतलब लैंग्वेज समझिए आप, पहले 0.7 पे लैगिंग था, अब 0.7 से क्या होगा, एक तरीके से कम लैग करेगा। इन द एबव क्वेश्चन द पावर मतलब बेटर होगा ना, इंप्रूव होगा, इसका हो जाएगा 0.6। भाई इस लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन काफ़ी लैंग्वेज वाला है, ठीक है। पहले आपका 0.7 लैगिंग था, पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ तो क्या होगा, कम लैग करेगा, यानी 0.7 से कम लैग करेगा एक तरीके से, समझ गए। आप न्यूमेरिकल बेसिस पे मत जाइए कि पावर फैक्टर इंप्रूव होगा यानी यूनिटी के करीब जाएगा, वैसे भी आप सोच सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज पकड़िए। पावर फैक्टर पहले 0.7 लैगिंग था, तो कैपेसिटर डालने पे क्या हो जाएगा, इसमें कम लैगिंग देखने को मिलेगा, यानी पहले से कम लैग होगा। 0.7 था तो पहले से कम होगा, क्योंकि ये भी ज़्यादा है ये भी ज़्यादा है, मतलब पहले ज़्यादा लैग थोड़ी ना होगा, कैपेसिटर डालने से कम लैगिंग करना स्टार्ट होता है एक तरीके से। अगला देखिए क्या बोलता है, इन एन RLC रेजोनेंट सर्किट हैज़ अ क्वालिटी फैक्टर दिया 50, वोल्टेज सोर्स दिया इतना, द वोल्टेज अक्रॉस VC, तो हम लोग को ऑलरेडी पता है क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू होता है वोल्टेज अक्रॉस C डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, क्वालिटी फैक्टर दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, अब VC निकालना है, यानी VC क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 50 गुना कितना आपका 20, 5 वोल्ट, ठीक है। ये मस्ट भी इक्वल टू VC का, यानी 250 वोल्ट हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L एंड रेजिस्टेंस R एंड अ लैम्प आर प्लेस्ड इन अ सीरीज विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। ठीक है, L है, C है और R है और एक और R है लैम्प के चलते। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी इज वेरीड अ लो टू हाई वैल्यू। ठीक है, द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प विल मैक्सिमम। तो हम लोग को पता है ऑलरेडी ब्राइटनेस, देखिए L हो गया, R हो गया, C हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक और लैंप लगा हो, तो लैंप को मैं इस तरीके से ऐसे सर्कल में डाल देता हूँ। ठीक है, लैंप पे मेरा इस तरीके से आपने AC सोर्स से जोड़ रखा। ठीक है, इसके चलते इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सॉरी R और ये C और ये अपना अपना। मेरे को बताइए सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में हर जगह करंट सेम होगा। करंट सेम हो तो सीधी सी बात है, हम लोग करंट के हिसाब से इसका ब्राइटनेस नहीं डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वोल्टेज के हिसाब से बात करेंगे भाई। ठीक है, जितना ज़्यादा वोल्टेज हो, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो R तो कांस्टेंट होगा इसका, तो जितना ज़्यादा आपका क्या होगा सिस्टम में करंट फ्लो होगा ओवरऑल, उतना ही ज़्यादा इसमें वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा। और जितना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा उतना ज़्यादा आपका लैम्प क्या होगा, ब्राइटनेस ग्लो करेगा। क्लियर। तो हम लोग को पता है रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल इक्वल टू, मतलब फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि मेरा एक फ्रीक्वेंसी है जिसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी मस्ट भी इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। मतलब क्या है, एक्सएल बराबर है एक्सी के। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पे क्या होता है, इम्पिडेंस जो है आर के बराबर हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या है, इम्पिडेंस मेरा मिनिमम हो गया तो करंट मेरा मैक्सिमम हो जाए। करंट मैक्सिमम हो जाए तो सीधी सी बात है, यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो गया, रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिलेगा। वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिला तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पावर ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि पावर को क्या है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो ये बढ़ गया तो ओवरऑल पावर बढ़ जाएगा लैम्प का, तो ये उतना ही ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। ठीक है, तो जब मेरा एक्सेल मतलब रेजोनेंस कंडीशन अचीव हो जाएगा उस केस में। तो 117 तक हो गया भाई, आगे करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ Q ऑफ द सर्किट इंक्रीजेज इट्स बैंडविथ। अभी जस्ट बताया क्वालिटी फैक्टर इक्वल क्या होता है, 1/R रूट ओवर L/C होता है ना। और बैंडविथ इक्वल टू जो कि मैं प्रूफ करवाऊंगा ये R/L होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। ठीक है, तो अगर आपका क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा तो बैंडविथ हमेशा घटेगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला बोलता है ग्राफ दिया हुआ है बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी, यानी इधर आपका करंट दिखाया गया, इधर आपका फ्रीक्वेंसी दिखाया गया। ठीक है, बोलता है द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देख रहा है ये करंट आपका मैक्सिमम होता है कब, यही है ना, ये FR है। ठीक है, FR पे क्या हो गया, Z इक्वल टू R के बराबर हो गया, तो इंपिडेंस आपका मिनिमम हो गया, तो करंट आपका क्या हो एकदम मैक्सिमाइज हो जाएगा। देख रहा है कैसे भाग रहा है एक तरीके से, हाँ यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो पूछ रहा है द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये किलो में था तो किलो 10 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। अगला बोलता है इन द अबव क्वेश्चन द सर्किट करंट एट हाफ पावर पॉइंट। हाफ पावर पॉइंट मैंने आपको बताया था भाई, देखिए यहाँ पे जो करंट है ये मेरा 5 एम्पियर है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हाफ पावर पॉइंट कहने मतलब क्या, जैसे यहाँ पे मेरा पावर कितना मिल रहा होगा, देखिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ और ये सब हम लोग बात करेंगे भाई। डिजिटल बोर्ड पे मैं थोड़ा सा आ जाऊँगा ना घर पे, उसका फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, क्योंकि कॉपी पेन पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिए ये मेरा ऐसा कर्व है ना, ये मान लेते हैं F है, ये मेरा मान लेते हैं I है। तो यहाँ पे ये मेरा 5 एम्पियर है। ठीक है, I इक्वल टू 5 एम्पियर, तो यहाँ पे पावर कितना मिलेगा मेरे को बताइए। मान लेते हैं आपका RMS वैल्यू दिया, फिर आप इसको मैक्सिमम वैल्यू भी लेके चलते, कोई इशू नहीं, दो तरीके से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पावर कितना मिला बताइए, पावर जब मेरा करंट मैक्सिमम था, यानी Z इक्वल टू R एन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे Z इक्वल टू R यानी इंपेडेंस मिनिमम, तो करंट में मैक्सिमम, तो यहाँ पे पावर क्या होगा, I स्क्वायर R, जो कि यहाँ पे R का वैल्यू मान लेते हैं भाई, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, R का वैल्यू मान लेते हैं, मैं अपने हिसाब से मान के चल रहा हूँ, मान लेते हैं 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, I मेरा ऑलरेडी 5 है, तो 5 से 25 और गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 वॉट मिल रहा है मेरे को। ठीक है, तो हाफ पावर पॉइंट का मतलब क्या है, ये मेरे को हाफ पावर चाहिए भाई। ठीक है, ये मेरा क्या है 100% पावर एक तरीके से। ठीक है, तो हाफ पावर चाहिए, इसका मतलब क्या, P इक्वल टू I स्क्वायर R है ना, इसको मेरे को क्या करना, हाफ चाहिए। हाफ कहना मतलब 1/2 करना पड़ता है। 1/2 कहने का मतलब क्या है कि मेरे को करंट को एक तरीके से, यहाँ पे करंट का वैल्यू ऑलरेडी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, करंट का वैल्यू हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो भी I है ना, जो भी यहाँ पे I है उसको हम लोग को √2 टाइम सप्रेस करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप करंट का वैल्यू √2 टाइम सप्रेस कर देंगे, जैसे यहाँ पे मैं इक्वेशन के हिसाब से समझूँ, मान लेते हैं यहाँ पे करंट I था पहले। ठीक है, I इक्वल टू 5, मतलब पावर कितना था, I स्क्वायर R था पहले, इसको मैं 100% बोल रहा था, है ना। अब मेरे को करंट पावर कितना चाहिए, हाफ चाहिए, यानी I स्क्वायर R डिवाइडेड बाई 2 करना, इतना चाहिए, मतलब 50% चाहिए मेरे को पावर। तो करंट का वैल्यू जब मैं यहाँ पे रखूंगा ना, ऑलरेडी I को √2 टाइम डिवाइड कर दूँ, यानी पावर इक्वल टू I मेरा कितना है इस बार, I भाई I कितना है, I इक्वल टू मेरा हो गया I/√2, यहाँ पे डालिए I/√2 का स्क्वायर इंटू R, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा बताइए,
ये हो जाएगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। तो हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए, यही तो आया हाफ पावर। तो हाफ पावर पॉइंट पे करंट मेरा क्या होता है, आई मैक्स का या फिर कहीं आई जो भी है उसको रूट 2 टाइम सप्रेस करना पड़ता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मेरा 5 एम्पियर था, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा करंट, कितना, आई इक्वल टू 5 को रूट 2 टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पावर कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू आई का स्क्वायर जो कि 5 मेरा इतने के बराबर हो गया है इंटू आर, है ना। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे पूछा क्या भाई, क्वेश्चन में आते हैं फिर से, इन द सर्किट करंट एट हाफ पावर पॉइंट। तो ये 5 को रूट 2 टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। ये मेरा करंट हो जाता है। 5 को अगर आप रूट 2 टाइम से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 5 डिवाइडेड बाय रूट 2 हो जाएगा 3.53 बाई। ओके, यही पूछा था आपका, हो जाएगा थर्ड आंसर। अगला बोलता है सीरीज आरएलसी सर्किट हैज़ आर, ठीक है। आर का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ, सी का वैल्यू दिया, अप्लाइड वोल्टेज इतना था, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कॉइल तो निकल जाएगा। रेजोनेंस पे पूछा है क्वालिटी फैक्टर, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू इक्वल टू 1/r रूट ओवर एल बाई सी। वैल्यू डाल दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ओके, सेम क्वेश्चन है, ऐसा हम लोग प्रूव कर लेते हैं क्योंकि वीडियो भाई बार बार एडिटिंग हो नहीं पाता है। 1 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू रूट एल बाई सी है ना, तो एल का वैल्यू 0.2, सी का वैल्यू दिया 50 गुना माइक्रो मैंने 10 का पावर -6। ये आ गया आपका 12.64, यानी हो जाएगा फोर्थ। अगला बोलता है इसी वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है द बैंडविड्थ ऑफ द सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो बैंडविड्थ इक्वल टू क्या होता है, बैंडविड्थ इक्वल टू होता है आपका आर बाई एल। तो आर मेरा दिया था 5, निकाल लेते हैं 5, एल था मेरा 0.2, है ना। ये आ जाएगा आपका 25 हो जाएगा इसका आंसर। बैंडविड्थ तो 25 क्यों नहीं आ रहा भाई, आर बटा एल। द बैंडविड्थ ऑफ द सीरीज रेजोनेंट, सही तो है बैंडविड्थ। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो हम लोग फिर ऐसे निकाल लेते हैं, आना चाहिए भाई। 1 मिनट, हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं क्या, 5 या फिर ऐसे निकाल लीजिए भाई। अगर ऐसे नहीं आ रहा ना, क्योंकि हम लोग ये जो है ना ओमेगा आर का होता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ना एल बटा आर, ये ओमेगा में होता है, ठीक है। बैंडविड्थ क्या है, ये किसमें, रेडियन पर सेकंड में होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में हर्ट्ज में लेकर के आ जाता है। हम लोग ऑलरेडी पता है बैंडविड्थ इक्वल टू होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय यहाँ पे होता है क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पहले निकाल लीजिए, एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीरीज है तो 2 पाई रूट ओवर एल इंटू सी हो जाएगा। यहाँ से मेरा एफ आर आ गया, और क्वालिटी फैक्टर ऑलरेडी अभी जस्ट हम लोगों ने निकाल लिया है। क्वालिटी फैक्टर आया था मेरा इतना, है ना। तो ओवरऑल डिवाइड करना मतलब निकाल लेते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू रूट एल सी होता है। तो एल का वैल्यू 0.2 था, इंटू सी का वैल्यू कितना था, 50 माइक्रो था शायद से, ठीक है, 50 माइक्रो फराड इंटू 10 टू द पावर -6। ये मेरा आ गया एक तरीके से, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 50 आ रहा है भाई, ठीक है, 50.35। तो देख रहे हैं आ गया मेरा फार्मूला, 50.35 को डिवाइड कर दें कितना, 12.65 से, ठीक है, आ जाएगा आंसर। अब 50.35 डिवाइडेड बाय 12.65, ये आ गया 3.9, यानी 3.9 का मतलब ये आ गया भाई फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा ये बैंडविड्थ जो होता है ना, ये एक तरीके से रेडियन पर सेकंड में लेकर के चलता है, तब होता है ये, ठीक है। तो उसको हर्ट्ज में चेंज करना पड़ जाएगा आपको। तो कोई नहीं, अगला देखिए क्या बोलता है। इसी वाले क्वेश्चन में आपको बताना है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ईजी है, मेरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना था, 53.35 आया था भाई, ठीक है, एफ आर। बैंडविड्थ कितना आ गया, बैंडविड्थ आ गया मेरा एक तरीके से 3.9, है ना। तो इसको आप आधा कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है सेंटर में, है ना। ये हमारे लिए हाफ पावर पॉइंट है, ठीक है। तो ये मेरा क्या, ये हाफ पावर पॉइंट है ना, ये मेरा एफ आर हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया एक तरीके से लोअर, ये वाला हो गया मेरा एक तरीके से अपर। ओके, तो अब इसको आधा कर लीजिए, क्योंकि ये गैपिंग दिया हुआ मेरा अभी जस्ट निकाल लिया ना 3.9, ठीक है। ये सेंटर होता है इसका, ठीक है ना भाई। तो ये मेरा कितना है 50.35। तो इसमें क्या करना है, इसका आधा कर लीजिए, यानी 3.9 का आधा कीजिए, मतलब 4 मान के चलिए भाई। तो इसमें 2 माइनस कर दीजिए तो आपको लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, और 2 जोड़ दीजिए तो आपको अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो अपर पूछा है, तो अपर में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा इसको।
यानी इसको अगर मैं फार्मूला बनाऊँ यहाँ पे, देखिए क्या हो जाएगा, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बराबर होता है एफ आर, और एफ आर में जोड़ेंगे कितना, जो का बैंडविथ है, बैंडविथ का आधा, ठीक है, बैंडविथ का आधा। तो ये हो जाएगा फार्मूला, एफ आर मेरा कितना था, ये था आपका 50.35 प्लस बैंडविथ मेरा आया 3.9 बटा 2, ये हो गया आपका, कर लीजिए अब, आ जाएगा आंसर 50.35 प्लस, बस दिमाग में भाई अपना वो डालिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ये आ जाएगा 52.3 आ रहा है, 52.3 आना भी चाहिए, 52.3, ठीक है, आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, एन आर एल सी सीरीज सर्किट हैज़ आर इक्वल टू 2.5, सी इक्वल टू 100 माइक्रो एंड वेरिएबल इंडक्टेंस, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल इंडक्टेंस है भाई, ठीक है, द अप्लाइड वोल्टेज 50 एट 800 रेडियन पर सेकंड, द इंडक्टेंस इज वैरिड टिल, देखिए न्यू पेज पे आते हैं, सीरीज सर्किट है, एल मेरा वेरिएबल है, ठीक है, सी हो गया, आर हो गया, आर का वैल्यू आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2.5, उसके बाद 100 माइक्रो फराड, और इसको हम लोग कर रहे हैं वैरी, ओके, और ये जुड़ा हुआ है 50 वोल्ट, द अप्लाइड वोल्टेज 50 वोल्ट, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में दिया हुआ है 800 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, यानी हर्ट्स में नहीं दिया हुआ है। बोलता है द वोल्टेज द इंडक्टेंस इज वैरिड, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आगे का, वैरिड टिल द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज मैक्सिमम, मतलब इंडक्टेंस को इस तरीके से वैरी कर रहे हैं, मेरा इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, इसके क्रॉस वोल्टेज कब मैक्सिमम होगा बताइए, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वी आर आई इंटू आर, तो आर तो मेरा कांस्टेंट 2.5, तो करंट जब मेरा मैक्सिमम हो जाएगा तब मेरा क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी मैक्सिमम हो जाएगा, सही बात है। और हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था भाई, रेजोनेंस कंडीशन में जब हम लोग का एक्सएल बराबर एक्सी हो जा रहा था, ठीक है, एफ का एक्सएल माइनस इधर लाएंगे तो माइनस हो जाना है, माइनस एक्सी इक्वल टू 0 हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, जेड इक्वल टू आर हो गया, तो सीधी सी मैंने आपको बताया था जो भी वोल्टेज होगा, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज कब ड्रॉप होगा, जब पूरा पूरा सप्लाई वोल्टेज कहाँ पहुंच जाए, आर के बराबर पहुंच जाए, है ना, यानी जब मेरा वी एस जो है वी आर बन जाएगा, तो सीधी यही ना मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा इसमें, यानी इधर का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, फिर जब सम किया तो 0 हो गया, यानी रेजोनेंस कंडीशन पे हम लोग पहुंचे हुए, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, तो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस बताना है, तो देखिए मतलब जो एक्सी का वैल्यू होगा वही मेरा एक्सएल का वैल्यू हो जाएगा, बस तो एक्सी निकाल लेते हैं, एक्सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी, है ना, तो 2 पाई एफ मेरा यहाँ पे क्या है, इसके जगह हम लोग डालेंगे, ये ओमेगा होता है, ठीक है भाई, ओमेगा इक्वल टू इतना दिया ऑलरेडी, ठीक है, तो ऑलरेडी क्या, क्योंकि एक्सी इक्वल टू एक और फॉर्मूला में होता है ना 1/ओमेगा सी, ठीक है, तो डाल लीजिए यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 800, सी का वैल्यू कितना 100 माइक्रो, यानी 100 इंटू 10⁻⁻6, यही मेरा क्या हो जाएगा एक्सी के, मतलब एक्सएल का वैल्यू होगा, कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6, यह आ जाएगा 12.5, ऑप्शन देना भी चाहिए 12.5, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, $12.5 क्यों नहीं आ रहा भाई, एक मिनट, अच्छा देखिए एक मिनट, देखिए हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं भाई, एक मिस्टेक हो रहा है, ये जो आपने फ्रीक्वेंसी लिया हुआ ना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन अचीव किया हुआ, ठीक है, तो जो आप एक्सी निकाल रहे हैं ना, एक्सी किस फ्रीक्वेंसी पे निकाल रहे हैं, एक्सी आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे निकाल रहे हैं, समझ रहे बात को, आपको सबसे पहले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि हम लोग ने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे, मतलब रेजोनेंट कैसे अचीव किया है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को चेंज करते 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 एक ऐसा वैल्यू आएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ओमेगा आर का, कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, तो सबसे पहले मेरे को फ्रीक्वेंसी देखना होगा ये कि किस फ्रीक्वेंसी पे आपका ये दोनों बराबर हो रहा है ना, तो ओमेगा आर इक्वल टू आपको ऑलरेडी पता है, या फिर कहिए, और ओमेगा आर लेके चलना ज़्यादा बेटर हो जाएगा भाई, क्योंकि रेडियन पर तो ऑलरेडी आ जाएगा, ओमेगा आर इक्वल टू क्या होता है आपका 1/√/LC, है ना, तो यहाँ पे एल का वैल्यू, ठीक है, या फिर कहिए एल का वैल्यू नहीं है ना मेरे को पता, ठीक है, एल का वैल्यू यानी यहाँ पे ओमेगा आर, एक मिनट क्वेश्चन फिर से पढ़ता मैं, दिक्कत क्या कर रहा है, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आर वेरिएबल इंडक्टेंस अप्लाई टिल द वोल्टेज इतना, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे भाई, ठीक है,
फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे हैं, हमारा इंडक्टर वेरिएबल है, यानी इंडक्टर के वैल्यू को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वेरी कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, आप जब इंडक्टर के वैल्यू को वेरी कर रहे हैं तो एक ऐसा वैल्यू भी आएगा जहाँ पे क्या होगा, एक्सी और एक्सएल क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, यानी फ्रीक्वेंसी मेरा यही रहेगा। फ्रीक्वेंसी को हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से निकल जाएगा। अगर हम लोग एल की बात करें, ये रूट है तो उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए, अगर मेरे पास इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, एल स्क्वायर है और उसके ऊपर रूट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, एल के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ, समझ रहे बात को? तो यही चीज़ आपको ध्यान देना भाई, यहाँ पे अगर हम लोग इसको ब्रेक करें, इस रूट को अगर मैं उधर डालूंगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा आपका एल सी, या फिर इसको मैं ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकता हूँ बच्चे की तरह, ओमेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर 1/LC, है ना, तो 1 का तो रूट वही, तो ऐसे ही आ जाएगा। तो इसको अगर मैं उधर भेजूंगा तो ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/LC, है ना। तो यहाँ से मेरा एल का वैल्यू आ जाएगा, एल इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, उधर जाएगा 1/ओमेगा आर का स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ये है 800 का स्क्वायर इंटू सी का वैल्यू ऑलरेडी पता है 100 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए अब आ जाएगा आंसर आपका 1 डिवाइडेड बाय एल का वैल्यू कितना है, सॉरी सी का वैल्यू 800 का स्क्वायर इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6, ये आ जाएगा आपका 0.0156। आंसर देखते हैं, देता है 0.0156, ठीक है भाई। ओके, तो क्वेश्चन हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं था, इसका हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है, 124।